हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 1 मई मतलब फ्राइडे को मार्केट की छुट्टी थी, ठीक है। और सैटरडे संडे आगे मार्केट की छुट्टी है, आपको पता ही है। तो 3 दिन मार्केट पूरा वेकेशन मोड पर है, ठीक है ना। बट फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूएस के मार्केट वगैरह ये सारे ओपन थे। तो यूएस के मार्केट और इंटरनेशनल सारे मार्केट अगर देखें तो उनमें अच्छी तेजी थी फ्राइडे क्लोजिंग तक। हालांकि थर्सडे को भी अच्छी क्लोजिंग हुई थी, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छे संकेत दे रहा था। इस हिसाब से लग रहा है कि मंडे को मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहनी चाहिए, मतलब मार्केट बियरिश मोड में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा अच्छी तेजी के साथ मार्केट खुलता हुआ देखा जाना चाहिए। अब संकेत तो यही आ रहे हैं, बट आगे कुछ नई अनाउंसमेंट अगर ना होए, मतलब कुछ नेगेटिव ना आए, तब तक यही अच्छी उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जियो टेलीकॉम के आईपीओ को लेकर अपडेट लेंगे कि क्या जियो टेलीकॉम का आईपीओ और लेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी खबर थी कि मई महीने के अंदर डीआरएच फाइल कर देंगे। तो अभी कुछ नई न्यूज़ और आई है। उसके अलावा टाटा सन्स को अब जबरदस्ती आईपीओ लेकर आना पड़ सकता है आरबीआई के नए रूल्स के हिसाब से, क्योंकि टाटा सन्स का जो मैनेजमेंट या प्रमोटर्स कहें तो वो आईपीओ नहीं लेके आना चाहते हैं, अनलिस्टेड रखना चाहते हैं। तो उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। उसके अलावा वेदांता डीमर्जर को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि बाकी जो शेयर्स है वो कब आएंगे, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। ऑन ईएमआई का आईपीओ, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ऑन ईएमआई आईपीओ के बारे में अगर जाने तो जीएमपी सिर्फ 2% के आसपास है, 4 रुपये पर शेयर, मतलब डिमांड अभी काफ़ी कम बता रही है। तो जीएमपी के मामले में हम 0 पॉइंट अभी मतलब मिलता है। जनरली हम जो 4 पॉइंट्स लेते हैं। एंकर लिस्ट अच्छी है, कल की तारीख में भी हमने डिस्कस किया था, मतलब जो लास्ट वीडियो था। तो एंकर लिस्ट अच्छी थी, ठीक है। एंकर लिस्ट में पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन अभी ठीक ही मिला है पहले दिन तक, तो उसमें भी आधा पॉइंट मिल जाता है। वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस अच्छी है। पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आ रही है, तो उसमें पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। तो मतलब अभी 4 में से लगभग 2.5 पॉइंट बन रहे हैं जीएमपी के अलावा भी देखें तो मतलब एक अच्छी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो पैरामीटर्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर दोस्तों आपका सबसे बड़ा सवाल आता है वेदांता की डीमर्जर को लेकर। तो वेदांता का डीमर्जर हो चुका है, ठीक है ना। तो जो वेदांता शेयर अभी हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर दिखा रहा है वो प्राइस एडजस्टमेंट होकर ही दिखा रहा है कि भाई उसको लगभग ये 290 रुपये में ओपन हुआ था, अभी 275-77 के आसपास इसका भाव जो चल रहा है वो भी इसका मार्केट भाव। वेदांता पर्टिकुलर वो वेदांता शेयर ही है, ठीक है। जो मेन शेयर था वो पर्टिकुलर शेयर। बाकी जो बचे शेयर है एल्यूमिनियम, पावर वाले, ऑयल एंड गैस वाले और आयरन एंड स्टील वाले, वो बाद में आएंगे। वो कब तक आ सकते हैं? मिड जून तक, मतलब ऐसी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि मिड जून तक वो शेयर हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब अभी 1 मई चल रहा है, तो हो सकता है कि महीना 1.5 महीना लग जाए, 30 से 45 दिन तक लग सकते हैं, या उससे पहले भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लिस्टिंग हमें उस हिसाब से देखने को मिलेगी। तो हमें लगभग आप मान के चलें महीना भर तो 30 दिन तक लगभग वेट करना पड़ेगा। बाकी जो शेयर्स हैं मतलब उसमें जो बाइंग और सेलिंग बाद में ही चालू होगी, तो ये चीज़ क्लियर है। बाकी अभी जो लोग लेना चाहते हैं वेदांता के शेयर, तो सिर्फ आपको वेदांता का शेयर ले सकते हैं। बाकी शेयर अब वो डेट गई, ठीक है ना। अभी आप वेदांता के शेयर ले लीजिए, बाकी जब वो शेयर आएंगे, नॉर्मल ट्रेडिंग उनकी चालू होगी, तब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों जियो टेलीकॉम का आईपीओ, जिसको लेकर खबरें चल रही थी कि भाई पहले एजीएम हुई कि फर्स्ट हाफ 2026 के फर्स्ट हाफ तक ये लिस्ट करवा देंगे, मतलब जून तक ये लिस्ट हो जाएगा। बट अब मई आ गया है, अभी तक डीआरएसपी भी फाइल नहीं हुई है। और फिर ऐसी खबर आई कि भाई अप्रैल एंडिंग तक इसकी डीआरएसपी फाइल हो सकती है, बट वो भी नहीं हुआ, मतलब अप्रैल स्टार्टिंग एंडिंग। फिर अभी खबर नहीं आई थी कि भाई मई महीने के अंदर डीआरएसपी फाइल हो सकती है, बट मई तो लग गया है। अब डीआरएसपी देखते हैं इस महीने के अंदर फाइल करते हैं नहीं करते। बट उसी बीच में एक अभी नई न्यूज़ ये आई है कि भाई हो सकता है कि ये जो आईपीओ है 2026 जो ये चल रहा है 2026, उसके सेकेंड हाफ तक ये लिस्ट करवाएं। मतलब सेकेंड हाफ, लास्ट आप मान के चले दिसंबर तक लिस्ट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। उसका बड़ा रीज़न है कि मतलब ऐसे सोर्सेज से खबर है, अभी ऑफिशियल कंपनी ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया कि भाई हमने ये किया। तो सोर्सेज से खबर है कि भाई अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी चल रही है, वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, जिसके कारण थोड़ा और डिले हो रहा है आईपीओ को लेकर। उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं कि भाई इस वजह से भी लेट हो रहा है। तो उसके अंदर एक खबर ये भी कि जियो टेलीकॉम जो है वो अपना जो ARPU है वो हायर रखना चाहते हैं। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू होता है एक यूज़र पर, एक यूज़र से कितना अपन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रिचार्ज वगैरह हम करवाते हैं ना, तो महीने का एक यूज़र से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो थोड़ा वो बढ़ाना चाहते हैं। इसको लेकर अभी इन्होंने क्या किया था कि भाई रिचार्ज के भाव भी आपको पता है बढ़ गए होंगे,
ठीक है ना। आपको पता होगा कि रिचार्ज के भाव जो हम रिचार्ज करवाते हैं 5G का 4G का, उसके भाव थोड़े थोड़े बढ़े हैं। तो ये भी यही चाहते हैं कि भाई पर यूज़र से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो थोड़ा बढ़े। तो पहला इनका ये भी टारगेट है, मतलब एज पर सोर्सेस खबर बता रहा हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि ये अपनी वैल्यूएशंस भी अच्छी लेना चाहती है और मार्केट की कंडीशन अच्छी जो आएगी उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग करवाना चाहती है, ताकि क्या है कि इसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिले। तो ये एज पर सोर्सेज खबर है। अभी तक ऑफिशियली कंपनी ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो अभी ये जो मिली जुली सारी खबरों को देखकर लग रहा है कि आईपीओ हो सकता है 2026 के एंडिंग में भी देखने को मिले। मतलब डीआरएचपी तो अभी अगर फाइल हो जाए तो अच्छी बात है कि मई महीने के अंदर फाइल हो जाए या कोई नया अपडेट आ जाए। तो इस हिसाब से लग रहा है कि भाई 2026 के एंडिंग में या 2027 के स्टार्टिंग में भी देखने को मिल सकता है, और थोड़ा डिले हो सकता है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। तो जियो टेलीकॉम के आईपीओ को लेकर अभी लेटेस्ट खबर ये है। फिर दोस्तों दूसरी चीज, टाटा सन्स का आईपीओ। टाटा सन्स जो आईपीओ है वो एक्चुअली खबर ये है कि भाई इनको रूल्स के मुताबिक, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक क्या है, जो एनबीएफसी का रूल होता है उसके मुताबिक क्या है कि भाई इनको लिस्ट करवाना जरूरी है टाटा सन्स को, ठीक है। और जो टाटा सन्स का मैनेजमेंट या प्रमोटर कहें तो उनमें से काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि भाई टाटा सन्स अनलिस्टेड रहे, लिस्टेड ना हो, ठीक है। वो अपना कंट्रोल जो है अपने हाथ में ज़्यादातर रखना चाहते हैं। तो देखिए आरबीआई का सख्त नियम है। देखिए आरबीआई ने अपर लेयर जो एनबीएफसी है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह जो कहते हैं या कंपनी कहते हैं, तो उनके लिए नियम है कि उनको लिस्ट करवाना जरूरी है। मतलब इन्होंने सितंबर 2025 तक भी लास्ट दिया था कि भाई यहाँ तक लिस्ट करवा दो, सारी जो अपर लेयर एनबीएफसी है लिस्ट हो जानी चाहिए। बट ये अभी तक पेंडिंग पड़ा टाटा सन्स। तो टाटा सन्स का कहना है कि हम प्योर एनबीएफसी तक की तरह काम नहीं कर रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं कि भाई जो टाटा सन्स क्या है कि सारी जो कंपनियां इसकी प्रमोटर है, तो उनको क्या है कि पैसा देना लेना उसका काम करती है कंपनी। मतलब कंपनी का ऐसा कहना है कि वो आम लोगों को पैसा नहीं देती है उधार। भाई जनरली एनबीएफसी कंपनियां या क्या करती है, फाइनेंस कंपनियां आम लोगों को उधार देती है, आम लोगों को उधार वगैरह नहीं दे रही है। और उनका ये भी कहना है कि ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अपने ही ग्रुप के अंदर पैसा लगा रही है, कोई दूसरों को पैसा नहीं बांट रही, ये कंपनी का कहना है। दूसरी चीज ये है कि कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा था। भाई जो आरबीआई के रूल्स वगैरह होते हैं उस हिसाब से डेट कम होना चाहिए, तो कंपनी ने अपना डेट अभी काफ़ी कम कर दिया है। बट आरबीआई के जो अभी नए रूल्स आए हैं उसके अनुसार भाई ये जो आईपीओ है टाटा सन्स का वो लाना जरूरी है, मतलब इसको लिस्ट करवाना जरूरी है। आरबीआई के भी सही कहना है कि भाई अगर टाटा सन्स को नियम अनुसार क्या है कि भाई वो एनबीएफसी के अंदर कैटेगराइज हो रही है, और आरबीआई का भी ये कहना है कि भाई टाटा सन्स को अगर छूट देंगे तो और बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी छूट मांगेगी। इससे क्या है कि नियम पूरा बदल जाएगा, इसीलिए आरबीआई का भी सख्त फैसला है। तो अब क्या होगा कि अब ये होगा कि अब टाटा सन्स के जो प्रमोटर्स हैं या मैनेजमेंट है उनमें से ओवरऑल, अगर देखिए मेंबर्स वगैरह होते हैं जो भी मीटिंग वगैरह होती है, तो उनमें ओवरऑल अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं आईपीओ लाना तो आईपीओ आ जाएगा। बट ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं आईपीओ लेकर आना, तो अब क्या होगा कि हो सकता है इनको लीगली चैलेंज करे आरबीआई को, जो भी अपना पक्ष रखे। उसके बाद हो सकता है आईपीओ ना लेके आए, इनको अनलिस्टेड रखना है तो अनलिस्टेड रख पाए। या कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि भाई इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा ताकि वो एनबीएफसी के अंदर कैटेगराइज ना हो, ये चीज करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये सारी चीजें थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। इस हिसाब से लग रहा है कि टाटा सन्स को अपना आईपीओ लेकर आना पड़ेगा और इसको लिस्ट करवाना पड़ेगा। अब ये टाटा सन्स का अगर आईपीओ आया तो इससे मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए टाटा सन्स का आईपीओ आया तो ये ऑलरेडी मेगा लार्ज कैप कहें कंपनियां तो बड़ी लार्ज कैप कंपनी होगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सबकी प्रमोटर है। उसके अलावा टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा केमिकल के अंदर है, टाटा पावर के अंदर है, इन सब के अंदर हिस्सेदारी है। तो अगर ये आईपीओ की अगर न्यूज़ आती है तो इससे क्या होगा कि बाकी जो शेयर्स हैं इन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, उनमें हो सकता है तेजी भी देखने को मिले, तो ये मार्केट पर थोड़ा असर पड़ सकता है। अभी तक ओवरऑल यही है कि भाई जो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से इनको लिस्ट करवाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं ये मैनेजमेंट वगैरह क्या करते हैं, आगे क्या न्यूज़ आती है कि वो लिस्ट करवाते हैं नहीं करवाते, वो सारी चीज़ें बाद में पता लगती रहेगी। तो अभी तक के लिए ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों कोई भी आईपीओ शेयर के अंदर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं।